जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए, आप सब कैसे हैं? हमको विश्वास है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, क्लास 12th वाले बायोलॉजी के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, आज हम आप मानव जनन चैप्टर यानी कि अपने बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर मानव जनन है, इस मानव जनन चैप्टर का कंप्लीट पर्दाफाश करेंगे। यानी कि मानव जनन चैप्टर में जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आज एक ही वीडियो में जो है, यानी कि मानव जनन चैप्टर को, पूरा कंप्लीट चैप्टर को आज एक ही वीडियो में एकदम निचोड़ के रख देंगे। और हाँ, बिल्कुल एकदम याद करा देंगे आपको, बिल्कुल आप याद कर लेंगे। और हाँ भैया, हमारे फितरत में जो है रटाना नहीं है, हम सिखाते हैं, डायरेक्ट याद कराते हैं, डायरेक्ट दिमाग में ठोक देते हैं। तो चलिए देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में क्या कि मानव जनन चैप्टर से क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर जो है क्वेश्चंस, कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि मानव जनन चैप्टर से मुख्य रूप से जो है देखेंगे तो कुछ प्रश्न जो होते हैं 5 मार्क से, यानी कि 5 अंक के पूछे जाते हैं, और कुछ जो है 3 मार्क जैसे 3 अंक में पूछे जाएंगे। कुछ आपको पता है कि टिप्पणियां भी पूछी जाती हैं, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे, जानेंगे हम आप उन्हीं प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो पूछे जाएंगे। यानी कि मानव जनन चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर का जो है पूरा वीडियो, पूरा पर्दाफाश एक ही वीडियो में आज हम आप देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए, बिना समय नष्ट किए टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका मिलता है हमारे प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भाई, नर जनन तंत्र की बात है तो नर मानव में नर जनन तंत्र मिलते हैं। तो नर मानव में नर जनन तंत्र की बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलता है देखेंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो ऐसा प्रश्न जो है जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वह जो है 5 अंक में पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 100% पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगर नर जनन तंत्र नहीं पूछेगा तो मादा मानव का जनन तंत्र पूछ लेगा। बस समझ में आया? नर मानव यानी कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन अगर नहीं भी पूछा तो सिंपल क्या पूछेगा भैया, मादा मानव के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। दोनों में से एक तो जरूर पूछेगा। और जब भी पूछेगा, ये हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं हमारे प्यारे बच्चों। और आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इस टाइप का ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या करते हैं, लिख नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। तो कुछ नहीं करना है, दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, टेंशन नहीं लेना है। सीधा आपको जो है अगर नर जनन तंत्र करके पूछा, भाई सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो इस टाइप का आप एक सीधा सीधा एक चित्र बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। देखो हमारे प्यारे बच्चों, भैया क्या होता है ना कि 5 मार्क्स ऐसे तो एग्जामिनर देने वाला नहीं है। अगर फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो आपका 2.5 नंबर यानी कि 2.5 मार्क फिगर से ही मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, क्या होता है, इस टाइप का आपको जो है डायग्राम ड्रा करना होगा। सीधा सीधा इसमें आपको दिखाना होगा भैया, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, शुक्राशय, मूत्र नलिका। इतना आपको जो है इस तरह से फिगर ड्रा करेंगे, नेम नेट करेंगे। अब उसके बाद जितना आप यहाँ पर जो है नेम नेट किए हैं, नामकरण किए हैं, एक एक को हेडिंग बना लीजिए। देखेंगे भैया, तो पहली हेडिंग की शुरुआत होती है, क्या मिला, जैसे मिल गया कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सीधा आपको लिखना होगा कि नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं, यानी कि नर मानव के नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। तो पहला मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों वृषण। क्या मिलता है, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। तो सिंपल है, सरल है। क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे इस तरह से, कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है कि वृषण जो होता है नर मानव का
मुख्य जनन तंत्र कहलाता है। नर मानव का मुख्य जनन तंत्र कहलाता है। उसके बाद इसमें और आगे लिखेंगे कि यह जो है नर मानव के कहा भैया उदर गुहा के नीचे श्रोणि मेखला के मध्य क्या होता है, अंडे के आकार के लटकती हुई दोनों टांगों के मध्य लटकती हुई संरचना के रूप में होता है। ठीक, और आगे इसको लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे ऐसे भी कि यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है। यह एक थैलीनुमा, देखेंगे ना तो ये जो वृषण है भैया, ये वृषण है। अब वृषण के चारों ओर जो है क्या होता है, एक थैलीनुमा इस तरह की संरचना होती है। हमारे प्यारे बच्चों आपको दिखा दें, इस तरह से एक थैलीनुमा, चलिए इससे दिखते हैं, इस तरह से देखेंगे तो एक थैलीनुमा संरचना में ऐसे बंद रहती है। इसी थैलीनुमा संरचना को जो है क्या कहते हैं, वृषण कोश कहा जाता है। ठीक, और जो पूरी तरह से जो है वृषण को सुरक्षा प्रदान कराती है, वृषण के लिए वाह्य आवरण का कार्य करती है। अब देखेंगे, अब इसके आगे और क्या लिखेंगे, यही वृषण जो है क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी कि वृषण जो है क्या होता है, एक जोड़ी संरचना के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। और क्या लिखेंगे, तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का भी स्राव इसी वृषण से होता है। भाई नर मानव का हार्मोन क्या होता है, लिंग हार्मोन। नर मानव का जो लिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन होता है, और इसी टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की वजह से नर मानव में गौण लक्षण आते हैं, द्वितीयक लक्षण आते हैं। जैसे आपको पता है ना कि वे लक्षण जो क्या हो, जैसे जो दिखाई देते हैं, ठीक, दिखाई देने का मतलब है कि नर मानव के जो है चेहरे पर दाढ़ी तथा मूंछ का आ जाना, गले की आवाज का भारीपन हो जाना, ठीक, जननांगों का डेवलप विकसित कर जाना, ठीक, ऐसे लक्षण जो क्या करते हैं, नर मानव के शरीर का विकास हो जाना, ये सब जो लक्षण दिखते हैं, इन्हीं लक्षणों को जो है गौण लक्षण कहा जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, नर मानव में गौण लक्षण लाता है, यानी कि यौनावस्था प्रारंभ कर देता है। मतलब जिससे जो है नर मानव युवा हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, जिसे नौजवान कहा जाता है। बस इतना इसमें लिख देना है। फिर अगली हेडिंग बना लीजिएगा सीधा अधिवृषण। हमारे प्यारे बच्चों, अधिवृषण, तो अधिवृषण इसमें देखेंगे तो ये पोर्शन जो इतना दिख रहा है यहां तक, हम इसको कलर कर दे रहे हैं, इसको अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को अधिवृषण बोलते हैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं अधिवृषण, इस तरह से अधिवृषण हेडिंग बना लेंगे, ठीक ना, ऐसे। ठीक, क्या मिला, हम अभी आपको बताए कि हेडिंग आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कुछ नहीं करना है, हम आपको बताएं कि भैया 5 मार्क में पूछे जाते हैं, सीधा आपको इस टाइप का एक डायग्राम ड्रा कर देना है। ठीक, नेम नेट कर देंगे, नाम कर देंगे। फिर जो है पहले, अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। तो पहला और मुख्य भाग होता है वृषण। सीधा लिखेंगे कि वृषण जो है एक जोड़ी के रूप में, यानी कि 2 की संख्या में, नर मानव के उदर गुहा के, यानी कि उदर के नीचे श्रोणि मेखला के मध्य जो है अंडे के आकार की लटकती हुई संरचना के रूप में होता है, और यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। ठीक, इस तरह से जो ये वाला देख रहे हैं, जिससे वृषण कोश कहा जाता है। यह वृषण कोश जो है क्या करता है, वृषण को चारों तरफ से वाह्य आवरण का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करता है। और यही इसी वृषण में जो है क्या होता है, तरल चिपचिपे पदार्थ के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे नर युग्मक कहा जाता है। क्लियर हो गया ना भैया। अब इसके बाद और भी इसमें लिखेंगे कि इसी वृषण से जो है, भाई वृषण को टेस्टिस कहा जाता है, तो टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहा जाता है। यानी कि इसी वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, नर मानव में गौण लक्षण आते हैं, नर मानव युवा अवस्था में आते हैं, यंग होते हैं, और साथ ही साथ जो है जनन के लिए जो है ये टेस्टोस्टेरॉन प्रेरित करता है। इतना इसमें लिख देंगे भैया। फिर अगली
जो है अगला जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग होगा अधिवृषण हेड बना देंगे, हेडिंग बना देंगे, सीधा ऐसे हेडिंग बनाएंगे भैया। अब क्या करेंगे, सीधा इसमें लिखेंगे कि यहां हम आपको बताए ना ये अधिवृषण है। अधिवृषण जो है क्या होता है, लगभग देखेंगे भैया ना 6 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। 6 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है और देखने में इसकी संरचना जो होती है घोड़े के नाल के आकार का, देखने में इसकी जो संरचना होती है घोड़े के नाल के आकार जैसी दिखाई देती है। होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों कि वृषण के द्वारा बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं इसी अधिवृषण में जाते हैं। इसी अधिवृषण में जब जाएंगे ना तो अधिवृषण में जो है क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। इस तरह से भैया अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है, अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इतना जो है अधिवृषण हेडिंग बना के इतना लिख देंगे, क्लियर हो गया। चलिए इस तरह से फिर अगला जो है प्रमुख अंग में तीसरा प्रमुख अंग लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भैया जानते हैं, शुक्रवाहिनी हेडिंग बना लेंगे, ठीक ना। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला देखेंगे शुक्रवाहिनी। क्या करना है, ऐसे छोटा छोटा ऐसे जो है आपको करना है, सरल है ना। चलिए भैया देखेंगे एक चीज इतना मिल गया। चलिए आगे देखते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी भी हेडिंग बना के लिखेंगे उसमें। अब इसी तरह से अगली हेडिंग बना लेंगे हमारे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी। अब क्या करते हैं कि भाई शुक्रवाहिनी बनाएंगे इसमें हेडिंग ना, तो इसमें लिखेंगे कि यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अब भाई 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका जो होगी ये कहां से, इसी देखेंगे वृषण में बना शुक्राणु कहां आया, अधिवृषण में आया और अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है। अब इसी अधिवृषण से लगी ये नलिका जो होती है क्या होती है, देखेंगे ये वाली नलिका यहां पर देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। तो इसको हम कुछ चलिए इससे दर्शा देते हैं। यहां से इस नलिका को देखेंगे तो इसी नलिका को जो है शुक्रवाहिनी नलिका कहा जाता है। ये यहां तक चली आई होती है, ठीक ऐसे होते हुए सीधा जो है यहां पर शुक्राशय में आ जाती है। यानी कि वृषण तथा अधिवृषण से शुक्राणु को ले जाने वाली 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका जो आगे चल करके जो है क्या करती भैया, शुक्राशय में खुलती है। ये इसको देखेंगे ना, इसको शुक्राशय बोला जाता है। थैली के आकार की संरचना होती है, शुक्राशय में खुलती है। क्या कहलाती भैया, क्या मिला, हेडिंग बना लेंगे सीधा सीधा शुक्रवाहिनी। लिखेंगे इसमें कि यह जो है क्या वृषण तथा अधिवृषण से, भाई वृषण के द्वारा बना शुक्राणु अधिवृषण में आया। अब अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है, जो है इस पर मैच्योर होते हैं। अब इसी परिपक्व शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाली लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका शुक्रवाहिनी नलिका कहलाती है भैया, ठीक। और आगे देखेंगे यही शुक्रवाहिनी नलिका जब शुक्राशय में यहां जाएगी उसके बाद यही आगे चल करके क्या करती है, क्या करती भैया देखेंगे तो यहां पर देखिए शुक्रवाहिनी से जुड़ करके स्खलन वाहिनी बनाती है। यानी कि अब यहां पर देखेंगे इस नलिका को तो इसको शुक्रवाहिनी बोलेंगे, इस नलिका को शुक्रवाहिनी नलिका बोलते हैं यहां तक। तो शुक्रवाहिनी नलिका से जुड़ करके यही स्खलन नलिका भी बनाती है, ठीक ना, जिसे आगे चल करके मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक भैया। तो इस तरह से जो है इसमें शुक्रवाहिनी में इस तरह से लिख देंगे, ठीक ना। फिर अगली हेडिंग बना लेंगे क्या, शुक्राशय। क्या हेडिंग बनाएंगे, शुक्राशय। तो सिंपल सी बात है भैया, क्या होता है कि शुक्रवाहिनी नलिकाएं आगे चल करके एक थैली नुमा, अथवा हम सीधा लिखेंगे कि शुक्राशय एक मासल थैली नुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित होते हैं। भाई क्या होता है, शुक्रवाहिनी के द्वारा आया हुआ शुक्राणु एक थैली नुमा मासल संरचना में आके इकट्ठा होता है जिसमें शुक्राणु को भोजन मिलता है। यही थैली नुमा संरचना क्या कहलाती है भैया, शुक्राशय कहलाती है, ठीक। इस तरह से इसमें लिख देंगे हमारे प्यारे बच्चों।
ठीक। अब भाई इस क्या होता है, इसी शुक्राशय में जो शुक्राणु आया शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा, इस शुक्राणु को भोजन मिलता है। शुक्राशय क्या करती है, शुक्राशय की जो शुक्र ग्रंथियां होती हैं ये वीर्य को बनाती हैं, वीर्य यानी कि जिसे सीमन कहा जाता है, ये जो है वीर्य का फॉर्मेशन करती हैं और इसी वीर्य के द्वारा शुक्राणु को शुक्राशय में भोजन मिलता है और शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो सिंपल है, सरल है। शुक्राशय, शुक्राशय एक थैली नुमा मासल मतलब मांस की बनी मासल थैली नुमा संरचना होती है जो क्या करती है, शुक्रवाहिनी के द्वारा लाए गए शुक्राणुओं को क्या करती है, सुरक्षित लंबे समय तक रखती है और जो है शुक्राणु को भोजन देती है, वीर्य के रूप में जो है भोजन देती है। तो शुक्राशय की जो शुक्र जनन ग्रंथियां होती हैं ये क्षारीय पदार्थ के रूप में वीर्य का फॉर्मेशन करती हैं और इसी वीर्य से जो है शुक्राणु को भोजन मिलता है और शुक्राणु लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इतना भैया शुक्राशय हेडिंग बना के इतना लिख देंगे। देखो ज्यादा तामझाम नहीं करना है और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सीधा प्रश्न पूछा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन में करना क्या है, सीधा डायग्राम बनाना है। जितना हम आपको बताए भैया ऐसे नामकरण कर देंगे। उसके बाद पहले है क्या लिखेंगे, नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं, निम्न अंग होते हैं। पहला वृषण हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा जैसे समझाए उसको ऐसे लिख देंगे। वृषण अधिवृषण हेडिंग बनाएंगे, अधिवृषण के बारे में लिख देंगे भैया। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के विषय में थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, शुक्राशय, तो शुक्राशय के विषय में जितना बताया गया इतना ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। फिर अगला हेडिंग बना लेंगे भैया, क्या होता है जानते हैं, शिश्न। क्या मिला, शिश्न। इस तरह से एक चीज और हमारे प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पर थोड़ा सा इतना मिट गया है, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। चलिए एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या होता है ना, जैसे यहां पर देखेंगे तो शुक्रवाहिनी नलिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, अधिवृषण से और वृषण से शुक्राणु को कहां ले जाती हैं, शुक्राशय तक ले जाती हैं। और यही शुक्रवाहिनी नलिका आगे चल करके क्या करती भैया, आगे चल करके देखेंगे तो ये जो है शुक्रवाहिनी में खुलती हैं जो शुक्राणु को आगे मूत्र मार्ग तक लेके आता है। इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से आगे हेडिंग बना देंगे शिश्न पेनिस। सिंपल है, सरल है भैया। इतने भाग को देखेंगे, इतने पोर्शन को, यहां से यहां तक इतना भाग। चलिए इसको कुछ इस तरह से इतने पोर्शन को देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। ये वाला पोर्शन इसी को बोलते हैं शिश्न, बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। ये होता क्या है कि एक मांसल संरचना होती है, मांस युक्त संरचना होती है जो त्वचा से ढकी होती है। क्या होता है, इसके ऊपर देखेंगे ना, ये जो है त्वचा होती है, ये जो है त्वचा होती है और इसके अंदर ये जो है शिश्न होता है, ठीक। और इसका कार्य क्या होता है भैया, यह एक मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग का मतलब होता है जानते हैं, सेक्स ऑर्गन्स है, मुख्य जनन अंग होता है, सेक्स ऑर्गन्स होता है जो संभोग के दौरान क्या करता है भैया, सेक्स की क्रिया में, संभोग की क्रिया में जो है क्या करता है, शुक्राणुओं को फीमेल की वेजाइना में, यानी कि जो फीमेल की वेजाइना योनि होती है, योनि में शुक्राणु को स्खलित कराता है, यानी कि शुक्राणु को फीमेल की योनि में भेजता है। इसी शिश्न के द्वारा क्या होता है, जो स्पर्म में आते हैं शिश्न में, यही शिश्न ही जो है क्या करता है, फीमेल यानी कि मादा के, फीमेल के वेजाइना में शुक्राणु को स्थानांतरित कर देता है, स्खलित कराने का कार्य करता है। बस इतना लिख देना भैया। शिश्न में कि शिश्न एक मांसल संरचना होती है जो करती क्या है, त्वचा से ढकी रहती है और यह एक मैथुन अंग है, ठीक। सेक्स का ऑर्गन होती है जो संभोग के दौरान यानी कि सेक्स की क्रिया के समय क्या करती है, फीमेल की यौन में शुक्राणु को स्खलित कराती है, भेज देती है। क्या कहलाती है भैया, शिश्न कहलाती है। इतना ऐसे इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर आगे हेडिंग बना लेंगे क्या, मूत्रवाहिनी। क्या हेडिंग बनाएंगे, मूत्रवाहिनी। अब इसमें क्या होता भैया, देखेंगे यहां से देखो तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या थी भैया, इसको क्या बोले, शुक्रवाहिनी। यही शुक्रवाहिनी शुक्राशय तक गई। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है, शुक्राशय से जो नलिका निकलेगी
शुक्राशय से जो नलिका कहां तक, मूत्राशय तक निकलेगी अथवा मूत्र मार्ग तक निकलेगी, थोड़ी सी दूर तक। ये जो है क्या बोलेगी, क्या बोली जाएगी, इसको बोलेंगे शुक्राशय वाहिनी। यहां तक देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, यहां तक, यही इतना इतना केवल, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इतना इतना जो है क्या कहलाती है, शुक्राशय वाहिनी कहलाती है, शुक्राशय वाहिनी कहलाती है। यानी कि शुक्राशय से निकली नलिका, भाई शुक्रवाहिनी आई तो शुक्राशय है, इसी शुक्राशय तक रह गई तो यहां तक शुक्रवाहिनी कहलाई। अब शुक्राशय से जो नलिका निकलेगी उसको शुक्राशय वाहिनी कही जाएगी। अब इस शुक्राशय से क्या होता है, शुक्राशय से निकलने वाली नलिकाएं शुक्राशय वाहिनी कहलाती। अब शुक्राशय से शुक्राणु जो है क्या करते हैं, शुक्राशय वाहिनी में आते हैं, और यही शुक्राशय वाहिनी आगे चल करके जो है क्या कहलाती है, यही जो है मूत्र मार्ग कहलाती है भैया, मूत्र वाहिनी कहलाती है। क्लियर हो गया, यही क्या कहलाएगी आगे चल करके, आगे चल करके यही मूत्र मार्ग यानी कि मूत्र वाहिनी कहलाती है। अब देखेंगे भैया यहां पर एक सबसे जो है पेचीदा बात है। पेचीदा का मतलब जानते हैं, समझने की बात है। समझने का मतलब यहां पर क्या है जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में कभी कभी तो कैसा प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ लेगा मूत्रो जनन तंत्र करके पूछ लेता भैया, मूत्रो यहां दिख तो रहा है ना, मूत्रो जनन तंत्र करके पूछ लेता, मूत्रो जनन तंत्र का ऐसे पूछेगा, सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा पूछ लेगा। तो सिंपल है भैया, जानते हैं मूत्रो जनन तंत्र कहा तो तुरंत आप समझ जाइए नर जनन तंत्र कह रहा है। चाहे नर जनन तंत्र करके पूछा आ जाए कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, चाहे मूत्रो जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, दोनों यही एक है भैया। क्या है जानते हैं कि इसी एक ही नलिका के द्वारा शुक्राणु का भी स्खलन होता है। शुक्राणु पेनिस में आते हैं यानी कि शिश्न में आते हैं, और शिश्न जो है क्या करता है, शुक्राणु को फीमेल के कहां भेजता भैया, फीमेल के यौन में पहुंचा देता है। ठीक, और इसी शुक्रवाहिनी, इसी मूत्रवाहिनी नलिका से, इसी मूत्र मार्ग से क्या होता है, यूरिन यानी कि मूत्र जिसे कहा जाता है, ये मूत्र का उत्सर्जन भी होता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिन का उत्सर्जन भी इसी शिश्न से होता है, और यूरिन भी जो है क्या होती है, इसी मूत्र मार्ग से होकर के आती है। रीजन क्या है भैया कि देखेंगे ना, ये जो इतना दिख रहा है इसको शुक्राशय बोला जाता है। ये शुक्राशय जो होता है, अब इधर ये जो दिख रहा है इसको मूत्राशय कहा जाता है, इसको मूत्राशय बोलते हैं। मूत्राशय के ठीक पीछे शुक्राशय होता है, मूत्राशय आगे होता है, शुक्राशय पीछे होता है। अब मूत्राशय में जो मूत्र क्या है भैया, मूत्राशय में जो है उत्सर्जी पदार्थ मूत्र यानी कि यूरिन भरे होते हैं। ठीक, उत्सर्जी पदार्थ होता है ना, जिसको आप मेगो आउट वाले प्रोसेस में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, सुना उत्सर्जन की क्रिया में। तो क्या होता है कि मूत्राशय में मूत्र यानी कि यूरिन भरे होता है। यह यूरिन जो है क्या करती है, यह यूरिन भी इसी जो है मूत्र मार्ग से आती है पेनिस में, और ये शुक्राशय से शुक्राणु भी क्या करते हैं, इसी मूत्र मार्ग यानी कि मूत्रवाहिनी के द्वारा पेनिस में आते हैं। यानी कि जो शिश्न है, शिश्न से शुक्राणु का भी स्खलन फीमेल की वेजाइना में होता है, और इसी शिश्न से जो है क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ भी क्या करते हैं, शरीर से बाहर जो है निष्कासित किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। तो इसलिए जो है नर मानव के जो जनन तंत्र होते हैं इनको जो है मूत्रो जनन तंत्र कहा जाता है। मूत्रो मीन्स भैया मूत्र का उत्सर्जन भी होता है इसी से, और जनन भी इसी से होता है। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चों, अगर मूत्रो जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछ रहा है तब भी आप समझेंगे कि नर जनन तंत्र का ही सचित्र वर्णन है, और नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करके पूछा तब तो आप जान ही रहे हैं कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। तो इस तरह से कर देते हैं भैया। तो क्या मिला है, इस तरह से शिश्न हो गया, मूत्रवाहिनी की बात आई तो सिंपल है कि मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, क्या भैया, इसको मूत्रवाहिनी बोलते, मूत्राशय बोलते हैं। अब इसी मूत्राशय से एक वाहिनी निकलेगी भैया। ठीक,
और जो है क्या करती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यही मूत्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणु तथा मूत्र दोनों को बाहर आने का मार्ग होती है। यानी कि इस मूत्राशय से एक वाहिनी देखेंगे निकली है, इसको बोलेंगे भैया मूत्रवाहिनी। मूत्र वाहिनी कहा जाता है इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों, ठीक। और इसको बोलते हैं शुक्रावा, शुक्राशय वाहिनी। यही शुक्राशय वाहिनी और मूत्राशय यानी कि मूत्र वाहिनी के बीच में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथ करती क्या है जानते हैं? ये प्रोस्टेट ग्रंथ जो है क्या करती है भैया, नियंत्रित करती है, नियंत्रण का कार्य करती है। जब देखेंगे, जब शुक्राशय से शुक्राणु जो है क्या करेंगे, आगे आना चाहेंगे, कहाँ, मूत्र मार्ग में, यानी कि पेनिस में आना चाहेंगे, तो क्या करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है शुक्रवाहिनी को, सॉरी भैया, मूत्र वाहिनी को क्लोज कर देती है, बंद कर देगी, कि ताकि मूत्राशय से मूत्र न आ सके। लेकिन जब मूत्राशय से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र जो है क्या होते हैं, पेनिस में आना चाहते हैं, तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, शुक्राशय वाहिनी को क्लोज कर देती है। तो सिंपल है, ये देखो दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं सकती ना, शुक्राणु भी आए और जो है मूत्र भी आए पेनिस में, शिश्न में, तो ऐसा दोनों संभव नहीं होता है। इसके लिए जो है क्या होती है, यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्रंथ कार्य करती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथ जो है क्या करेगी, जब जो है उत्सर्जी पदार्थ को यानी कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालना होगा, तो जब मूत्र जो है पेनिस तक आना चाहेगा तो क्या करेगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राशय वाहिनी को क्लोज कर देती है। देख रहे हैं ना, यही प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्लोज कर देगी, शुक्राशय वाहिनी को बंद कर देगी, ताकि शुक्राशय से शुक्राणु न आ सके। अब जब शुक्राशय से शुक्राणु को आना होता है तो क्या करेगी, मूत्रवाहिनी को क्लोज कर देती, ठीक। तो इस प्रकार प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या करती भैया, दोनों के बीच में एक गेट कीपर का कार्य करती है, एक नियंत्रक का कार्य करती है, रख रखाव का कार्य करती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या करेंगे, इतना जो है इतना लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आपको मिल जाएगा भैया 5 मार्क्स, 5 अंक मिल जाएगा। ज्यादा तामझाम नहीं करना है हमारे प्यारे बच्चों, सीधा इस टाइप का अगर प्रश्न पूछा जाए, मूत्र जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो सीधा आपको इस टाइप का एक फिगर बनाना है और फिगर को दिमाग में 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर डालिएगा, कैसे बनाना है, कैसे बनाना होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से रिपीट कर लेंगे। इतना जो है जितना नेम नेट हम किए हैं, जितना नामकरण यहाँ पर किया गया उतना ही आप करेंगे, और जितना करेंगे नामकरण उतना आप थोड़ा थोड़ा हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख देंगे। एग्जामिनर बिल्कुल खुश होगा और आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा भैया। आपको 5 मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो क्या हुआ जानते हैं, नर जो मानव जनन चैप्टर है, मानव जनन चैप्टर से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा या तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा, दोनों में से एक जरूर पूछता है, हर वर्ष पूछा जाता है। इतना क्लियर हो गया भैया? चलिए अब अगला देखेंगे, मानव मादा का जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो कितना क्लियर हो गया ना हमारे प्यारे बच्चों? बोर्ड एग्जाम में दिमाग में इतना जरूर रखिएगा, मूत्रो जनन तंत्र करके पूछे तो तुरंत समझ जाएगा कि नर जनन तंत्र पूछ रहा है, और भाई नर जनन तंत्र पूछे तो ऑलरेडी नर जनन तंत्र ही है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए उसको भी लगे हाथ क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा। सिंपल है भैया, आप क्या करते हैं, आप जो है झल्ला जाते हैं एकदम, बिल्कुल क्या करते हैं कि लिखें कैसे, इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया, भाई लिखें कैसे, उसी में आप जो है परेशान हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना हमारे प्यारे बच्चों, इस तरह से जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे एक 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 ऐसे लिखते चलेंगे, एक एक पॉइंट बनाते चलेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, इतना ही करना है। आपको विस्तृत उत्तरी में आएगा 5 नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए उसको आप समझ लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे बिल्कुल कैसे हम आप उसको उससे अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है।
अभी आपको क्या मिला कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन अथवा मूत्रो जनन तंत्र का सचित्र वर्णन मिल गया आपको। ठीक, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है भैया। अब बात आया है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है हमारे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि मादा जनन तंत्र का इस तरह से जो है फिगर ड्रा कर देंगे, डायग्राम ड्रा कर देंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, सिंपल जब इसका जो है चित्र बना देंगे, डायग्राम ड्रा कर देंगे, तो इसका नामकरण कर देंगे। ठीक, यह वाला भाग जो है अंडाशय, ये झालर, तुम्बिका, संकीर्ण पथ, गर्भाशय, ग्रीवा, ग्रीवा नाल, यौन, इस तरह से जो है नामकरण कर देंगे सीधा। ठीक, उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, सीधा लिखना होगा मादा जनन तंत्र के भाग निम्न हैं अथवा निम्न भाग होते हैं। तो पहला मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों अंडाशय। अंडाशय को इस तरह से हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद इसमें करना क्या है, देखे थे कि जैसे नर जनन तंत्र में वृषण जो था वह जो है मुख्य जनन तंत्र था, यानी कि नर मानव में एक जोड़ी के रूप में पाया गया और जो है शुक्राणु का निर्माण कर रहा था, यही था। और साथ साथ जो है वह क्या करता है भैया, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक इसी तरह से जो है जो मादा जनन होती है, मादा जनन तंत्र होती है, देखेंगे पूरा मादा जनन तंत्र का फिगर है। ठीक, तो जो मादा जनन तंत्र होती है, मादा जनन तंत्र में जो मादा जनन के अंडाशय होता है, ओवरी जिसे कहा जाता है, यह क्या होता है, यह भी एक जोड़ी के रूप में होता है। सीधा आपको हेडिंग बनाना है अंडाशय। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक, यानी कि यह संरचना अंडाशय की, ये अंडाशय संरचना होती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ होती है। ठीक, ये जो है क्या होती है, जनन तंत्र के दाहिने और बाएं दोनों तरफ होती है। और क्या होता है कि यह जो है मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, जैसे वृषण में मिला था। ठीक, नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग वृषण था। ठीक, इसी तरह से मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग जो है क्या होता है, अंडाशय होता है। और इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु मादा युग्मक कहलाती है। क्या है, मादा युग्मक होती है। और इसी अंडाणु के साथ साथ इसी अंडाशय से अंतःस्रावी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं, ये मादा के फीमेल के लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इसी हार्मोन की वजह से फीमेल में, मादा में जो है क्या होता है, द्वितीयक लक्षण यानी कि गौण लक्षण आते हैं, यानी कि यौनावस्था चलता है। और इसी जो है हार्मोन की वजह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पीरियड जिसे कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है। ये इसी हार्मोन की वजह से फीमेल में चल पाता है। तो सीधा कुछ नहीं करना है हमारे प्यारे बच्चों। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मादा जनन तंत्र का इस टाइप से फिगर ड्रा कर देंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे और नामकरण कर लेंगे। अब उसके बाद सीधा आपको लिखना है कि मादा जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। पहला हेडिंग बना लेंगे अंडाशय। इसमें सीधा सीधा लिखेंगे कि अंडाशय मादा में एक जोड़ी क्या होती है, उदर गुहा के नीचे भाग दोनों तरफ में स्थित होती है। और यह जो है मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ठीक, और इसमें अंडाणु का निर्माण यानी कि मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, तथा जो है इसकी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक लिंग हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। फिर अगली हेडिंग बना लेंगे, अगला जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र जो है अगला बनाएंगे अंडवाहिनी। क्या, अंडवाहिनी। तो देखेंगे क्या होता है, अंडाशय के पीछे एक कीप के आकार के, कीप में होती है कुप्पी, कुप्पी के आकार के, कीप के आकार की संरचना होती है, जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है। यह एक नलिका के रूप में होती है। क्लियर, देखेंगे यह संरचना यहां से यहां तक जो है
यहां से पूरा ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसी को अंडवाहिनी कहा जाता है। ठीक, और इस अंडवाहिनी नलिका को जो है फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। फैलोपियन नलिका कहा जाता है। इस तरह से बात समझ में आ रही ना? क्लियर? अब होता क्या भैया, इसी जो है इसी अंडवाहिनी के द्वारा क्या होता है, इस अंडाशय से बनने वाले जो अंडाणु होते हैं, जब अंडाशय देखेंगे भैया होता क्या है जानते हैं, ये जो अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, और यही अंडाशय की दीवार जब परिपक्व हो जाती है तो ब्रेक कर जाती है, फट जाएगी, अंडाशय की दीवार फट जाती है, और इससे जब अंडाणु निकलते हैं तो ये अंडाणु जो है क्या होता है, ये अंडवाहिनी का, इसी को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। चाहे फैलोपियन नलिका कहिए चाहे अंडवाहिनी कह लीजिए, इस अंडवाहिनी का जो ये वाला सिरा होता है इसको फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी मीन्स होता है झालर। इस झालर में छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है, ये क्या हुआ है कि फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय पाया गया, यानी कि 2 की संख्या में अंडाशय पाया गया, तो ये अंडाशय एक साथ कार्य नहीं करते हैं। एक महीना दाहिनी तरफ का अंडाशय कार्य करता है, फिर अगले महीना बाईं तरफ का अंडाशय कार्य करता है। ठीक, तो इस तरह से अल्टरनेट में काम करते हैं। तो अंडाशय में जब अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और अंडाशय की दीवार जो है जब मैच्योर होती है तो ब्रेक कर जाती है, फट जाती है, उस समय इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है, अंडाशय की दीवार ब्रेक करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ठीक, ब्रेक करता है जब अंडाशय की दीवार, तो इससे अंडाणु बाहर आते हैं। जब अंडाणु परिपक्व अंडाणु बाहर आएंगे तो यह क्रिया अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। और इसी अंडोत्सर्ग की क्रिया में जो अंडाणु होगा उसको जो है यह झालर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस झालर में छोटा सा छिद्र होता है, झालर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और यह अंडाणु जो है क्या करता है, इस झालर से होते हुए फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी नलिका के इस तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है। ये तुम्बिका क्षेत्र कुछ ऐसे दिखती है, ऐसे इसी तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु पहुंच जाता है। यहाँ भी तुम्बिका क्षेत्र होगी ना, तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु पहुंच जाता है, और यह अंडाणु जो है क्या करती है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का इंतजार करना शुरू कर देती है। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो शुक्राणु होते हैं क्या होते हैं, शुक्राणु, भाई शुक्राणु यानी कि नर युग्मक है, तो पुरुष के जो मेल होते हैं, मेल के शुक्रवाहिनी से चल करके ये सीधा जो है क्या करते हैं, सीधा क्या करते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा सीधा पेनिस में आते हैं, और पेनिस यानी कि शिश्न, शिश्न से जो है क्या होता है, शुक्राणु स्खलित होते हैं फीमेल के इसी वेजाइना में, योनि में। योनि में पेनिस क्या करती है, शिश्न जो है क्या करती है, शुक्राणु को इसी योनि में स्खलित करा देती है, छोड़ देती है। अब ये शुक्राणु जो है क्या करते हैं भैया, कुछ इस तरह से जो है गत करते हुए सीधा, ये शुक्राणु जो है क्या करेंगे, गत करते हुए सीधा जो है क्या करते हैं भैया, इसी जो है फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और इस अंडाणु के साथ मिल जाते हैं। देखेंगे बहुत से स्पर्म आए हुए होते हैं, बहुत से स्पर्म आते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ यही भी रह जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे इधर भी चले जाएंगे, तो इधर तो अंडाणु बना नहीं है, लेकिन इधर जो अंडाणु बना इसके साथ जाएंगे तो शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ मिलते हैं। ठीक, संयुग्मन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है भैया। इसी निषेचन यही अंडवाहिनी में ही क्या होता है, निषेचन होता है भैया, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, निषेचन हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, और बना भ्रूण जो है कहाँ, इतना भाग देखेंगे तो ये गर्भाशय होता है, इसी गर्भाशय में भ्रूण आ जाता है। ठीक, और भ्रूण में धीरे धीरे भ्रूणी परिवर्धन होता है। देखो पहले तो यहाँ युग्मनज बनेगा, जब निषेचन की क्रिया होगी तो यहाँ युग्मनज बनेगा। ठीक, जाइगोट जिसे कहते हैं, और यही युग्मनज धीरे धीरे क्या करता है, यूट्रस में आकर के भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है, बाद में यही फीटस बन जाता है, फिर जो है प्रसव की क्रिया में ये जो है शिशु कहलाता है। ये प्रक्रिया होती है। ठीक, तो इतना नहीं लिखना है आपको इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करना है भैया एग्जाम में। ठीक, आपको सीधा सीधा जो है करना क्या है, सीधा आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप सीधा भैया मादा जनन तंत्र का इस तरह से फिगर ड्रा कर देंगे, डायग्राम बनाएंगे, नामकरण कर देंगे। ठीक ना, उसके बाद
मादा जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं, अंडाशय होगा भैया, जिस तरह से इसमें अभी आपको बताया गया इतना ऐसे लिख देंगे। फिर अंडवाहिनी हेडिंग बना लेंगे, सीधा लिखेंगे भैया कि क्या, अंडाशय के ठीक पीछे की तरफ एक जो है कीप के आकार की, कुप्पी के आकार की संरचना होती है। ठीक, देखेंगे तो ये वाला भाग कीपाकार होता है, पीछे का भाग सकरा होता है, इसको संकीर्ण पथ बोलते हैं। ठीक, इसलिए इसको कीप के आकार की संरचना कहा जाता है भैया। और इसमें जो है क्या होता है, अंडाणु जो है अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक, हम बताए ना कि ये जो है अंडाशय से जब अंडाणु निकलेंगे तो झालर में आएंगे, झालर से सीधा अंडाणु जो है गर्भाशय तक चले जाते हैं। ठीक भैया, इसको बोलते हैं गर्भाशय का फालोपियन नलिका बोलते हैं, गर्भाशय का फालोपियन नलिका में आ जाते हैं। ठीक, और इसी अंडवाहिनी में ही क्या होता है, निषेचन होता है। जब शुक्राणु आते हैं तो इसी तुम्बिका क्षेत्र में आते हैं, और तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु पहले से पहुंची होती है, दोनों का निषेचन होता है, युग्मनज बन जाता है भैया, जायगोट बन जाता है। इतना ही आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से इतना लिख लेंगे। अब जो है मादा जनन तंत्र के निम्न भाग में कुछ और आगे चलेंगे तो अगला भाग, अगली हेडिंग मिल जाएगी गर्भाशय, फिर जो है योनि मिल जाती है। तो चलिए गर्भाशय और योनि को भी कैसे लिखेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सरल है भैया, हम आपको भी बताए कि बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में या तो नर जनन तंत्र पूछा जाएगा, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जाएगा, अथवा मूत्र जनन तंत्र करके पूछा जाएगा, और या तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जाएगा। तो दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, हर वर्ष पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाता है हमारे प्यारे बच्चों, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 अंक में पूछे जाते हैं, विस्तृत उत्तरी में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत तामझाम नहीं करना है, सीधा हम आपको जैसे बताए हैं सीधा ऐसे हेडिंग बना के लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसी में मादा जनन तंत्र के और भी भाग हैं, जैसे गर्भाशय और योनि, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। चलिए मिटाएं। चलिए भैया, क्या मिल जाता है, मादा जनन तंत्र का अगला भाग गर्भाशय, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए भैया, अगला क्या है, गर्भाशय। ठीक, तो गर्भाशय में यानी कि गर्भाशय की बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे इस स्ट्रक्चर में इतना संरचना, ये इतना जो इतना संरचना दिख रहा है इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलिए, ये जो है क्या भैया, गर्भाशय है, यूट्रस होता है। इसको देखेंगे तो उल्टे नासपाती के आकार का बना होता है। ठीक, तो उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है, तथा यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। भाई हम क्या बताए कि पेनिस यानी कि शिश्न से वीर यानी कि शुक्राणु जो होते हैं इस वेजाइना में स्खलित होते हैं। तो वेजाइना से होते हुए ये क्या करते हैं, ये देखेंगे तो इसको गर्भाशय का ग्रीवा बोलते हैं, गर्भाशय का मुखी भाग बोलते हैं, इसको सर्विक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक, तो गर्भाशय के मुख को जो है सर्विक्स बोला जाता है। तो गर्भाशय के मुख के द्वारा वेजाइना में, शिश्न के द्वारा वेजाइना में स्खलित होने वाला शुक्राणु क्या करता है, गर्भाशय के सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय तक चला जाता है। और यही शुक्राणु जो है क्या करते हैं, ये गर्भाशय जो है शुक्राणु को आगे की तरफ अंडवाहिनी नलिका में भेजती है। ठीक, यही तो चीज है भैया, क्या करते हैं गर्भाशय में ही, और क्या होता है गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। अब होता क्या है कि जब शुक्राणु जो है क्या करते हैं, अंडाणु से मिलते हैं तुम्बिका क्षेत्र में, तो युग्मनज बनता है। धीरे धीरे यही युग्मनज जो है क्या करता है, युग्मनज का विभाजन होता है, गर्भाशय में आता है तो भ्रूण कहलाता है। और इसी भ्रूण गर्भाशय में ही जो भ्रूण बनता है, यह भ्रूण को विकास मिलता है। यह भ्रूण जो है भ्रूण विकास करता है। और भ्रूण विकास कैसे करेगा कि गर्भाशय ही जो है भ्रूण को भोजन देता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को भोजन गर्भाशय देता है, और भ्रूण में जो है विकास होता है, भ्रूण बड़ा होता है। समझा भैया। ठीक, तो क्या करना है हमारे प्यारे बच्चों, सीधा हेडिंग बना देंगे गर्भाशय, लिखेंगे इसकी संरचना एक उल्टे नासपाती के आकार की होती, देख रहे हैं उल्टा नासपाती के आकार जैसी होती है, और शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। शुक्राणु आते हैं वेजाइना से, यूट्रस, यूट्रस से शुक्राणु जो है गर्भाशय यानी कि यूट्रस जो है शुक्राणु को क्या करती है, अंडवाहिनी में भेजती है तुम्बिका क्षेत्र तक। और तुम्बिका क्षेत्र में शुक्राणु अंडाणु से क्या करते हैं, मिलते हैं, और जो भ्रूण बनता है
यह भ्रूण जो है गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में भ्रूण को भोजन मिलता है। तो गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है, भ्रूण बड़ा होता है। ठीक, और गर्भाशय के पीछे की ओर एक सकरी नलिका होती है भैया। गर्भाशय कहने का मतलब है कि गर्भाशय पीछे की ओर का मतलब भैया इधर जो है ये वाली संरचना, ठीक, ये संरचना, यही नलिका जो है क्या कहलाती भैया, इसी नलिका को जो है गर्भाशय का ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहा जाता है। यानी कि सर्विक्स के द्वारा ही जो है क्या होता है, जब पेनिस यानी कि मेल के शिश्न के द्वारा शुक्राणु जो है फीमेल की वेजाइना में स्खलित होते हैं, तो इसी ग्रीवा नाल के द्वारा गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के द्वारा ही शुक्राणु क्या करते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और गर्भाशय शुक्राणु को अंडवाहिनी में भेज देती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ मिलकर के भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण जो है गर्भाशय में आता है भैया। ठीक, और गर्भाशय में भ्रूण को भोजन मिलता है, भ्रूण बड़ा होता है। क्लियर, सही हो गया ना भैया। चलिए इस तरह से इतना लिख लेंगे। फिर अगली हेडिंग बना लेंगे योनि, वेजाइना। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे भैया कि वेजाइना मादा का बाह्य जननांग होता है। भाई फीमेल का जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है वह वेजाइना होता है, योनि होती है, ये पोर्शन होता है। भाई एक लचीली मांसपेशियों का बना होता है और संभोग के दौरान जब सेक्स की क्रिया चल रही होती है, संभोग दोनों को, मेल और फीमेल को बराबर का सुख मिल रहा होता है, तो उस समय जो है शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि नर मानव के जो शिश्न होते हैं, शिश्न के द्वारा स्खलित शुक्राणु को ये वेजाइना जो है क्या करता भैया, वेजाइना जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक, यही योनि जो है ग्रहण कर लेता है और इस शुक्राणु को कहां पहुंचा देगा, गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो है वेजाइना यानी कि योनि का कार्य हो जाता है। क्लियर हो गया सीधा। भाई वेजाइना जो होती है यानी कि योनि मादा का बाह्य जननांग होता है। यह एक लचीली मांसपेशियों का बना होता है और संभोग के दौरान नर मानव के शिश्न से स्खलित होने वाला शुक्राणु को क्या करते भैया, इसी वेजाइना अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और उस शुक्राणु को जो है कहां तक पहुंचा देती है, गर्भाशय तक जो है शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य यह वेजाइना यानी कि योनि करती है। ठीक, तो इस तरह से भैया लिख देंगे सीधा। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना होगा। इसी तरह से फिगर बनाएंगे भैया, सबका नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे। उसके बाद नर मानव के जनन तंत्र के निम्न भाग हैं। पहला जो है अंडाशय हेडिंग बना के लिख डालेंगे, फिर जो है अंडवाहिनी हेडिंग बना के लिख डालेंगे, फिर गर्भाशय जिसे यूट्रस कहा जाता है, फिर जो है वेजाइना जिसे योनि कहा जाता है। इस तरह से सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में लिख देना है। इसमें बहुत और ज्यादा तामझाम नहीं फैलाना है, इतना आप लिखेंगे। बिल्कुल अच्छे से फिगर ड्रा करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसका आपको फुल मार्क मिलेगा। 5 नंबर का है तो 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा, अगला कैसा प्रश्न पूछ सकता है, पूछा जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लेंगे, चलेंगे अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे और कौन सा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए मिटाएं इसको। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका है कि शुक्र जनन क्या है तथा शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। ठीक, इस टाइप के भी प्रश्न पूछ लेते हैं भैया। और यह भी जो है जब पूछा जाएगा, यह भी जो है 5 मार्क में पूछा जाता है, 5 अंक का प्रश्न होता है। ठीक, या तो शुक्र जनन पूछेगा या तो अंड जनन पूछेगा। ठीक, क्या मिला, तो पहले शुक्र जनन को देख लेते हैं। क्या मिला है, शुक्र जनन क्या होता है, शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं भैया क्या होता है कि जो नर मानव होते हैं भैया, शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्र जनन कोशिका। ठीक, तो जो नर मानव होता है, नर मानव में क्या होता है, वृषण एक जोड़ी के रूप में होता है, मुख्य जनन अंग होता है। नर मानव में वृषण जो होता है क्या है, एक मुख्य जनन अंग है। अभी हम आपको इसके पहले पढ़ाए भी। ठीक, और इसमें जो है क्या होता है, इसी वृषण में
यह एक जोड़ी के रूप में होता है, 2 की संख्या में होता है। और इसी वृषण में जो है क्या होते हैं, बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं। इन नलिका को जो है शुक्र जनन नलिका अथवा शुक्र जनन कोशिका कहा जाता है। और यही शुक्र जनन कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं, यानी कि नर युग्मक बनाती हैं। तो सिंपल हो क्या भैया कि शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया जो है अथवा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन कहा जाता है, कहलाती है। सरल है। देखो भैया वृषण होता है तो वृषण में बहुत पतली पतली जो है कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं को शुक्र जनन कोशिका कहा जाता है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो सीधा ऐसे लिखेंगे आप। प्रश्न आपका मिल जाएगा शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सीधा क्या करना है, सरल शब्दों में सटीक शब्दों में जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। ठीक भैया। और शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है निम्न चरणों में पूरी होती है। निम्न चरण की अगर बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चों तो निम्न में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। ठीक, पहला तो मिल जाता है क्या, गुणन अवस्था, और दूसरा होता है वृद्धि अवस्था, और तीसरा मिल जाता है परिपक्व अवस्था। तो 3 चरणों में जो है शुक्र जनन की क्रियाएं अथवा अवस्थाएं पूरी होती हैं। तो जो पहला गुणन अवस्था होता है यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। इस तरह से आपको एक डायग्राम भी ड्रा करना पड़ेगा। ठीक ना, क्या करना पड़ेगा भाई, एक आरेख है देखेंगे तो इसको जो है शुक्र जनन कोशिका मान लीजिए। ये शुक्र जनन कोशिका है भैया, क्या है, ये वृषण में होगी। अभी तो हम आपको बताया ना कि वृषण में शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। तो ये वृषण में उपस्थित जो शुक्र जनन कोशिका मान लीजिए ये है। यह क्या होती है भैया, शुक्र जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती हैं। तो द्विगुणित होती हैं तो ऐसी शुक्र जनन कोशिका में होता क्या है कि ये जो है इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। चलिए यहां थोड़ा सा लिख देते हैं क्या होता भैया, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, जगह का अभाव है, समसूत्री होता भैया, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसी शुक्र जनन कोशिका क्या बताए कि मान लीजिए शुक्र जनन कोशिका है भाई, कहां होगी, वृषण में होगी। ठीक, तो इस शुक्र जनन कोशिका जो है द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। अब इस शुक्र जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और इसी समसूत्री विभाजन में ये विभाजित होकर के क्या करती भैया, शुक्र जन कोशिका बना लेती है। इनको जो है शुक्र जन कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुक्र जन। चलिए इससे लिख देते हैं, शुक्र जन कोशिका बनाती है, शुक्र जन कोशिका इसको कहा जाएगा इस तरह से। ठीक, क्या बताए भैया हम कि वृषण में उपस्थित ये शुक्र जनन कोशिका है। यही शुक्र जनन कोशिका द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, जो क्या करती भैया, जिसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है और अपने समसूत्री विभाजन में जो है क्या होती है, द्विगुणित हो जाती है, यानी कि 2 भागों में टूट जाती हैं। और जो है टूटा हुआ दोनों कोशिका, दोनों भाग जो होता है यह भी द्विगुणित ही रहता है। इस कोशिका को शुक्र जन कोशिका कहा जाता है। शुक्र जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से शुक्र जन कोशिका बन जाती है। इतनी अवस्था जो है गुणन अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणन अवस्था। देखेंगे यही चीज इसमें है। इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता भैया, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता भैया। इसको शुक्र जन कोशिका कह लीजिए चाहे शुक्राणु जन कोशिका कह लीजिए। यह अवस्था गुणन अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया, ये पहली अवस्था मिल जाती भैया। शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में पहली अवस्था इस तरह से मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, शुक्र जनन क्या है, सीधा इसको लिखेंगे कि वृषण में शुक्राणु जन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन अथवा शुक्र जनन कहलाती है। और यह चरण जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला हेडिंग बना देंगे हमारे प्यारे बच्चों, गुणन अवस्था। ठीक, और जिस तरह से अभी समझाया गया यहां तक की व्यवस्था, इसको ऐसे लिख देंगे।
क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। अब क्या होता है कि यही शुक्राणुजन कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, ज्यादा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेती हैं, संचित कर लेती हैं। पोषक पदार्थों को अपने अंदर ये संचित कर लेती हैं। जब पोषक पदार्थों को अपने अंदर संचित कर लेती हैं तो इनका आकार कुछ बड़ा हो जाता है। देख रहे हैं, इनका आकार जो है कुछ बड़ा हो जाता है। ठीक इसी अवस्था को भैया क्या कहते हैं जानते हैं? जब इनका आकार जो है कुछ बड़ा होगा तो इसी को जो है क्या कहा जाएगा, प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका कहा जाता है। यही शुक्रजन कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को संचय कर ले, पोषक पदार्थों को अपने अंदर कलेक्ट कर लेती हैं, जिससे जो है इन शुक्रजन कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है और इसी को जो है अब प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका कहा जाएगा। ठीक, और इतनी प्रवस्था जो है वृद्धि अवस्था कहलाती है। ये शुक्राणु जनन कोशिका के अथवा शुक्राणु क्या भैया शुक्र जनन की दूसरी अवस्था मिल जाती है, वृद्धि अवस्था। यहां तक की अवस्था होती है प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका के निर्माण की अवस्था। यहां भी देखेंगे वही है। इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ को संचय कर लेती हैं, यानी कि यही शुक्राणु जनन कोशिकाएं जो गुणन अवस्था में बनी ये पोषक पदार्थ को संचित करके आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक, आकार में क्या करती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसी को जो है प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका कहा जाता है और यह अवस्था यहां तक की वृद्धि अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार गुणन अवस्था मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों, और दूसरा जो है वृद्धि अवस्था मिल जाती है। ठीक, अब तीसरा जो होता है परिपक्व अवस्था होता है। क्या होता है? परिपक्व अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका वृद्धि अवस्था में बनी है, इस प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता भैया? अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में होगा तो ये जो है क्या बनेगा भैया, क्या करता है, अगुणित कोशिका बना लेती है। इसको हेप्लॉइड बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं। इसी अगुणित कोशिका को द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वृद्धि अवस्था में बनने वाली प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया से बनने वाली अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती भैया? द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका कहलाती हैं। ठीक, अब होता क्या है, यही द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका भी क्या करती भैया, ये द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका भी अर्धसूत्री विभाजन में विभाजित होती है। इस तरह से ये भी विभाजित होगी और इस तरह से ये भी विभाजित होती है। ठीक, इन्हीं को जो है पूर्व शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? पूर्व शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। अब इन्हीं पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं में भी दूसरी बार, यहाँ पर फर्स्ट बार पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ और यहाँ पर जब क्या होगा, इसमें दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इन्हीं जो है पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं में दूसरी बार यानी कि दूसरी बार जो है अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता भैया, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये सब क्या है? ये सब शुक्राणु है। सब क्या है? शुक्राणु होते हैं। ठीक, इन्हीं शुक्राणु का निर्माण होता है भैया। बस शुक्राणु के बनने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? शुक्रजनन कहलाती है। तो इस प्रकार तीन प्रवस्था में, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तीनों अवस्था में, तीन अवस्था में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक, और यानी कि यही जो है, यही तीनों अवस्था, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था, ये शुक्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और क्या मिला, वृषण में शुक्रजनन कोशिकाएं, शुक्रजनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन यानी कि शुक्रजनन कहलाती है। इतना लिख देना भैया, है ना सरल, बहुत आसान है। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और हाँ, जितना आपको इधर बताया गया इसको इस तरह से भैया क्या करेंगे, बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहां पर इसको मान लीजिएगा ना कि ये जो है शुक्राणु जनन कोशिका है और कहां रहेगी भैया, वृषण में रहेगी, वृषण में रहेगी ना। और यही शुक्राणु जनन कोशिका में पहले गुणन प्रवस्था होगी जिसमें समसूत्री विभाजन होगा और क्या होगा भैया, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा यानी कि द्विगुणित हो जाती हैं, तो भागों में टूट जाती हैं और इन्हीं टूटे हुए भाग को भैया शुक्रजनन कोशिका कहा जाता है। ठीक, इतनी प्रवस्था जो है गुणन प्रवस्था कहलाती है। ठीक,
अब गुणन प्रवस्था में जो शुक्र जनन कोशिकाएं बनी है, ये क्या करती है, पोषक पदार्थों को संचित कर लेती हैं और आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं, और यही जो है प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका कहलाती है। और इतनी प्रवस्था जो है वृद्धि प्रवस्था कहलाएगी। अब वृद्धि प्रवस्था में जो प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका बनी है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हो जाती है भैया, अगुणित बन जाती हैं, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और इन्हीं अगुणित कोशिका को द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका कहा जाता है। अब द्वितीयक जनन शुक्र जनन कोशिका में भी जो है क्या होता है भैया, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो है अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और यही अगुणित कोशिका जो है पूर्व शुक्राणु कोशिका कहलाती है। अब पूर्व शुक्राणु कोशिका में दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन जब होती है हमारे प्यारे बच्चों, तब क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के बनने की क्रिया जो है शुक्राणु जनन अथवा जो है शुक्र जनन कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए भैया इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक आपका है, यानी कि अगला प्रश्न आपका है क्या, अंड जनन या अथवा अंडाणु जनन क्या होता है। देखो भैया, जैसे शुक्र जनन है भाई, नर मानव में बना शुक्राणु को बनाने वाली कोशिका, ठीक, और जो है अंड जनन मिलेगा मादा मानव में। चलिए उसको भी देखते हैं, क्या मिला, अंडाणु जनन क्या होता है अथवा अंड जनन क्या होता है, अंडाणु जनन के विभिन्न अवस्था को भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका होगा कौन सा, चौथा होगा, ये तो तीसरा हो गया ना, चौथा प्रश्न देखते हैं हमारे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखेंगे अंड जनन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, अंडाणु जनन क्या है तथा अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। अभी हम आपको बताए ना, इसके पहले शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन मिला और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाना था, तो उस क्या था भैया, उसमें वो नर मानव में था। अब यहाँ पर अंडाणु जनन है, यानी कि अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होगी मादा मानव के लिए होगी। तो बिल्कुल शुक्राणु जनन की तरह इसमें भी प्रक्रिया होती है, इसमें भी जो है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था चलता है। जैसे शुक्र जनन में चला था गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था, ठीक यही अवस्थाएं अंडाणु जनन में भी चलती है, और सेम संरचना जो है, सेम स्ट्रक्चर सब कुछ शुक्राणु जनन की तरह होता है इसमें भी। अब होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे इसमें, लिखते क्या है, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधा अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिका के द्वारा, अभी इसके पहले क्या मिला था, शुक्र जनन कोशिका यानी कि शुक्र जनन जो मिला था, तो वृषण में शुक्र जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होना अथवा निर्माण होने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाई। बस सेम यही चीज है कि मादा जनन तंत्र की जो अंडाशय होती है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, इस अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाएं, भाई अंडाशय में बहुत से अंडाणु जनन कोशिका होती है, तो अंडाणु जनन कोशिका के द्वारा अंडाणु का बनना यानी कि मादा युग्मक का बनने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है भैया, अंडाणु जनन या अंड जनन कहलाती है। बिल्कुल सरल है, आसान है। ठीक, क्या मिला, अंडाशय यानी कि क्या मिला भैया, मानव मादा अथवा अंडाशय, मानव मादा की अंडाशय यानी कि फीमेल मानव की अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिका के द्वारा, भाई एक जोड़ी अंडाशय पाया गया, उस अंडाशय के अंदर अंडाणु जनन की जो कोशिका थी, उस अंडाणु जनन कोशिका के द्वारा अंडाणु यानी कि मादा युग्मक का बनने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है अंडाणु जनन यानी कि अंड जनन कहलाती है। इतना है, आपको लिख देना है भैया। फिर आपको समझाना है कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, तो सिंपल है, अंडाणु की जनन की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में पूरी होती है, बिल्कुल शुक्र जनन की तरह। तो पहला मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों गुणन अवस्था। क्या मिलता है, गुणन अवस्था। अब थोड़ा सा इसमें समझेंगे तो क्या होता है, जैसे इस स्ट्रक्चर में समझे भैया, तो इसको क्या मान लेते हैं, अंडाशय के अंदर की अंड जनन कोशिका,
भाई अंडाशय के अंदर की क्या है, अंडजनन कोशिका। भाई अंडाशय के अंदर ही तो अंडजनन कोशिका होंगी। तो ये अंडजनन कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। यही द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है जानते हैं, गुणन की प्रवस्था चलती है। कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और इसमें समसूत्री विभाजन में द्विगुणित होंगी। तो समसूत्री विभाजन में जब द्विगुणित होंगी तो दो कोशिका बनाएगी। इन्हीं दोनों, ये दोनों कोशिका भी क्या होंगी, द्विगुणित होंगी, टूजन होगा। और इसी को जो है अंडजनन यानी कि अंडजन कोशिका कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अंडाशय के अंदर जो है जो अंडजनन कोशिका, मान लीजिए अंडजनन कोशिका है, अंडाशय के अंदर जो अंडजनन कोशिका होती है, अंडजनन कोशिका में समसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है और समसूत्री विभाजन में अंडजनन कोशिका में द्विगुणन हो जाता है, एक गुणित हो जाती है, विघटित हो जाती है, जिससे क्या होता है, अंडजन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक भैया। अब यही अंडजन कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, ये अंडजन कोशिका भी जो है क्या करती है, ये जो है दो दो भाग में और विभाजित हो जाती है कुछ इस तरह से, जो सब जो है क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। ठीक, ये भी जो है डिप्लॉइड, ये भी गुणित होगी और ये भी गुणित होगी। इतनी संपूर्ण प्रक्रिया जो है क्या कहलाती भैया, गुणन अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे इस गुणन अवस्था है ना, इस अवस्था में अंडजनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके तथा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। यही अंडजनन कोशिका समसूत्री विभाजन में पहले दो भाग में टूटेगी, फिर चार भाग में इस तरह से टूट जाती है, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। इतनी संपूर्ण प्रवस्था जो है गुणन प्रवस्था कहलाती है। ठीक भैया। अब गुणन प्रवस्था में क्या होता है, देखो जो अंडाणु बनते हैं ना, यानी कि अंडजनन प्रवस्था जो चलती है उसमें क्या होगा, केवल एक ही अंडजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जितने अंडजन कोशिका बने हैं, संख्या में जितने बने हैं, इसमें से कोई एक अंडजन कोशिका में क्या होता है ये जानते हैं, यही अंडजन कोशिका पोषक पदार्थों को संचित करती है और आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या होती है, वृद्धि कर जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे जो है पूर्व अंडाणु कोशिका यानी कि प्राथमिक ऊसाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राइमरी ऊसाइड कहा जाता है। अब इसी प्राथमिक ऊसाइड यानी कि पूर्व अंडाणु कोशिका में क्या चलता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चलता है। यहां पर देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन चलेगा फर्स्ट। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है, यही प्राथमिक ऊसाइड की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। भाई जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये सब जो है क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड हो जाएंगे, अगुणित हो जाते हैं, यानी कि अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और इन अगुणित कोशिकाओं में भी जो है क्या होता है, संख्या में वृद्धि होती है। यही अगुणित कोशिका संख्या में वृद्धि कर लेती है। ठीक, जिससे क्या होगा भैया, इन्हीं अगुणित कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, वृद्धि करके, यानी कि ये जो प्राथमिक ऊसाइड की कोशिका होती है यही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके जो है क्या करती है, सेकेंडरी ऊसाइड बना लेती है, द्वितीयक ऊसाइड बना लेती है। ठीक, अब ये जो द्वितीयक ऊसाइड है इसी को द्वितीयक ऊसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको द्वितीयक ऊसाइड बोलते हैं। अब इसी द्वितीयक ऊसाइड में जो है क्या होता भैया, यही द्वितीयक ऊसाइड जो है क्या करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया में, देखो अब इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो पूर्व अंडाणु कोशिका है, पूर्व अंडाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है और इसी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में क्या करते हैं, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, और अगुणित कोशिकाएं भी विभाजित करके संख्या में अधिक हो जाती हैं। इतनी प्रवस्था जो है वृद्धि अवस्था कहलाती है। यहां देखेंगे अंडजनन की वृद्धि अवस्था शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती। भाई शुक्र जनन में सिंपल था, छोटा प्रवस्था था, लेकिन अंडजनन की प्रवस्था जो होती है, याद देखो अंडजनन की वृद्धि अवस्था शुक्र जनन की अवस्था में बहुत लंबी होती है। देख रहे हैं, बहुत लंबी प्रवस्था, कई कोशिकाओं में टूट रही है। ठीक, और होता क्या है, इस अवस्था में अंडाणुजनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट की पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। कहने का मतलब भैया कि जो गुणन अवस्था में प्राथमिक ऊसाइड बना है,
इसी प्राथमिक साइट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था चलती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चलता है। और इसी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप ये जो है प्राथमिक साइट में अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं, और यही अगुणित कोशिका भी जो है क्या करती है, कई अगुणित कोशिका बना लेती है, संख्या में वृद्धि कर जाती है। ठीक, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया तो चल ही रहा होता है, प्राथमिक साइट में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चल रहा होता है, यहां तक की प्रवस्था वृद्धि अवस्था कहलाती है। ठीक भैया, अब होता क्या है, क्या होता जानते हैं, देख रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण नहीं हो पाता है, ये पूरा हुआ ही नहीं होता है कि इसमें इससे पूर्व भी जो है कोशिका प्राथमिक साइट बना लेती है। यानी कि ये जो प्राथमिक साइट होती है या ये प्राथमिक साइट जो होती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मिस हुआ है, क्या जानते हैं, देखेंगे यहाँ पर। पहले क्या हुआ कि अंडाशय में जो अंड, भाई इसको मान लीजिए अंडजनन कोशिका है, ठीक, जो अंडाशय के अंदर अंडजनन कोशिका होती भैया, अंडजनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, और यह जो है गुणित रूप में, द्विगुणित रूप में क्या करता है, टूटता है, दो कोशिकाओं में टूटता है, जिसे अंडजन कोशिका कहा जाता है। और यही अंडजन कोशिका भी जो है क्या करता है, समसूत्री विभाजन में विभाजित होता है और कई कोशिका बना लेता है, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, यहां तक की अवस्था गुणन अवस्था कहलाती है। ये इतना चीज क्लियर हो गया भैया, सॉरी इतना चीज। ठीक, अब गुणन अवस्था में जो कोशिका बनी है अंडजन कोशिका, इसी में से कोई एक कोशिका, चलिए इसको ले लेते हैं, यही कोशिका जो है क्या करती है भैया, पोषक पदार्थों को अपने अंदर संचित करती है और जो है अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है, और बड़ी हुई अपेक्षाकृत कोशिका यानी कि अंडजन कोशिका पूर्व अंडाणु कोशिका यानी कि प्राथमिक ओसाइट कहलाती है। ठीक, अब इस प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चल रही होती है, और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया पूरी नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चल ही रहा होता है लेकिन पूरा नहीं हुआ होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब चलेगा तो कई जो है अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, पहले तो यह बना, दो भाग में टूटा, फिर यह जो है दो भाग में, सब यहां भी संख्या पूरा हो जाता, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चल रही होती किसमें, प्राथमिक ओसाइट में। ठीक, इसी के अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया जब कंप्लीट चलती है तो इसमें जो है क्या होते हैं, इनकी भी संख्या, अगुणित कोशिकाओं की संख्या भी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसे वृद्धि प्रवस्था कहा जाता है भैया। क्लियर हो गया? अब इसी वृद्धि प्रवस्था के फलस्वरूप, इतना क्लियर हो गया ना, अब इसी वृद्धि प्रवस्था के फलस्वरूप इसी प्राथमिक ओसाइट की कोई कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, तेजी के साथ अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करती हैं, और तेजी के साथ यही प्राथमिक ओसाइट जो है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके द्वितीयक ओसाइट बना लेती है। देखो भैया, ये प्राथमिक ओसाइट है, प्राथमिक ओसाइट की कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है और जो है द्वितीयक ओसाइट बना लेती है। और द्वितीयक ओसाइट में जो है, द्वितीयक ओसाइट की कोशिका जब विभाजित करती है भैया तो अंडाणु का निर्माण होता है। बस इतनी प्रवस्था को देखेंगे। ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद प्राथमिक ओसाइट अर्धसूत्री विभाजन करके द्वितीयक ओसाइट बना लेता है। देखो भैया, यहां पर ग्राफियन पुटिका की बात आई है, तो होता क्या है कि जो प्राथमिक ओसाइट बना है यहां पर, ठीक, यही प्राथमिक ओसाइट में क्या होता है, प्राथमिक ओसाइट में देखेंगे तो एक लेयर बनती है, इस तरह से एक लेयर बन जाती है, और इसी लेयर को ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। समझ आया? क्या बोलते भैया, ग्राफियन पुटिका कहलाती भैया। ये भ्रूण को जो है क्या करती है, सुरक्षा प्रदान कराती है, भ्रूण को भोजन भी देने का कार्य करती है। तो फिलहाल भ्रूण भैया अंडाणु को बोलेंगे, अंडाणु को सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक, तो ये जो है ग्राफियन पुटिका होती है। अब यही ग्राफियन पुटिका सबके अंदर होगी भैया, ग्राफियन पुटिका सबके अंदर होगी। ठीक, इस तरह से सभी में पाई जाएगी। ठीक, अब होता क्या है कि ये ग्राफियन पुटिका, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते भैया, इस तरह से सभी में ऐसे दिखा देंगे ग्राफियन पुटिका को ऐसे। ठीक, अब होता क्या है
कि प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ नहीं होता है, चल ही रहा होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चल रहा होता है, कोशिकाएं अगुणित हो रही होती है, टूट रही होती हैं, जिसमें से कोई एक कोशिका क्या करती है, यानी कि प्राथमिक ओसाइट की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके द्वितीयक ओसाइट बना लेती है। अब भाई द्वितीयक ओसाइट के पास भी ग्रास्पियन पुटिका होती है। अब यहां तक की प्रवस्था तो वृद्धि प्रवस्था हो गई। अब लेकिन ये जो द्वितीयक ओसाइट है, ये द्वितीयक ओसाइट क्या करता है, इस जो है जो अंडजन कोशिका है, इस अंडजन कोशिका की ग्राफियन पुटिका फट जाती है। भाई क्या करे, ग्राफियन पुटिका परिपक्व होकर के फट जाती है, और जो प्राथमिक ओसाइट होता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन करके द्वितीयक ओसाइट बना चुका होता है, यानी द्वितीयक ओसाइट बन चुका होता है। और द्वितीयक ओसाइट जब बनता भी है ना, तो ग्राफियन पुटिका के फटने से द्वितीयक अंडाणु मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इससे अंडाणु जब ग्राफियन पुटिका हट जाएगा, फट जाएगा, भाई ग्राफियन पुटिका जब फटेगा तो इसके अंदर से अंडाणु निकल जाते हैं, और यही अंडाणु भैया निकल करके जो है मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी यानी कि फाइलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। ठीक, और इसी फाइलोपियन नलिका में जब पहुंचेंगे तो क्या होता भैया, फाइलोपियन नलिका में पहुंचेंगे और शुक्राणु के साथ जो है क्रिया करेंगे। शुक्राणु के साथ जो है क्या करते हैं भैया, शुक्राणु के साथ संयुग्मन अथवा निषेचन की क्रिया करते हैं। तो संयुग्मन अथवा निषेचन की क्रिया जब करेंगे अंडाणु, तो उस समय भी इस अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, जिसको अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहा जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन तो यहां तक हो गया, और अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कब होगा, जब ये अंडाणु फालोपियन ट्यूब में शुक्राणु के साथ मिलेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चल जाता है। कि भैया यहां पर देखिए, ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद प्राथमिक ओसाइट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया चलती है और ये द्वितीयक ओसाइट बना लेता है। जैसे द्वितीयक ओसाइट बनता है क्या होता है भैया, ग्राफियन पुटिका पूरी तरह से फट जाती है और इसके अंदर से अंडाणु बाहर आ जाते हैं, और यही अंडाणु जो है बाहर आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, अंडाशय से बाहर आ गए तो जो फाइलोपियन नलिका की फिम्बरी होती है, झालर इसको जो है अंडाणु को एब्जॉर्ब कर लेगी और शोषित कर लेगी, और अंडाणु चला जाएगा कहां, फाइलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में, और तुम्बिका क्षेत्र में शुक्राणु के साथ जब मिलेगा तो इस अंडाणु में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहा जाता है। क्लियर भैया, और निषेचन की क्रिया होगी, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक, बस इतना आपको लिखना है भैया, सिंपल है, सरल है। इस तरह से डायग्राम ड्रा करेंगे, इस तरह से फिगर बना लेंगे भैया, और जो है क्या करेंगे, बिल्कुल सरल है। अंडाणु जनन क्या है अथवा अंड जनन क्या है, अंड जनन की प्रक्रिया को समझाइए भाई। सीधा सा अंडाशय की अंडाणु कोशिकाओं के द्वारा भैया, अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिका के द्वारा अंडाणु बनने की संपूर्ण प्रक्रिया अंडाणु जनन या अंड जनन कहलाती है। यह अंड जनन की प्रवस्था जो है शुक्र जनन की प्रवस्था की तरह होती है, तीन अवस्थाओं में, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। हेडिंग बना करके भैया जैसे हम समझाए इसी तरह से आप लिख देंगे और इसको आप बना दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये भी जो है क्या होता है जानते हैं, या तो जो है शुक्र जनन पूछा जाएगा अथवा अंड जनन, दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए भैया। ठीक, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या मिलता है, चलिए उसको देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो मिटा दे इसको, चलिए भैया। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है आर्तव चक्र किसे कहते हैं। देखो भैया क्या है, आर्तव चक्र किसे कहते हैं तथा आर्तव चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न जो है पूछ लेगा। तो क्या होगा कि भाई सीधी सी बात है कि स्त्रियों में प्रजनन काल के समय में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रजनन काल के समय में जो गर्भाशय होता है, यूट्रस से रक्त यानी कि ब्लड तथा इसके आंतरिक दीवार पे, यानी कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है जिसे जो है एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है
ठीक, वह जो है श्लेष्म झिल्ली के रूप में होती है, उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्या है कि प्रजनन, स्त्रियों में प्रजनन काल के समय गर्भाशय से रक्त, यानी कि जो गर्भाशय में जो गर्भाशय की अंडाशय है, अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु सीधा जो है कहाँ आते हैं, यूट्रस के फालोपियन ट्यूब में आते हैं, और यूट्रस के फालोपियन ट्यूब में आकर के स्पर्म का, शुक्राणु का इंतजार करते हैं। जब शुक्राणु को नहीं पाते हैं ये अंडाणु, तो क्या करते हैं, दूषित ब्लड बना लेते हैं, ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं, ये वही क्लॉट है। और जो है क्या होता है, जो गर्भाशय की श्लेष्मिका होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम होती है, दीवार होती है, ये भी दूषित ब्लड बन जाती है। तो यही ब्लड के रूप में जो है क्या होती है, स्त्रियों की वेजाइना से, यानी कि योनि से जो है स्रावित होती है, जिसे आर्तव चक्र अथवा इसी को जो है मासिक धर्म, क्या बोलते हैं भैया, मासिक धर्म, अथवा जो है इसी को जो है ऋतुस्राव, क्या बोलेंगे, ऋतुस्राव भी कहा जाता है। और इसी को जो है क्या बोलते हैं, माहवारी भी बोलते हैं, और इसी को जो है पीरियड भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, इस तरह से। ठीक, हेडिंग मिल जाती है, प्रश्न आपको या इसी तरह से मिल जाएगा। आर्तव चक्र किसे कहते हैं, आर्तव चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इस टाइप का ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, आपका स्त्रियों में प्रजनन काल में गर्भाशय से रक्त, भाई गर्भाशय से रक्त का मतलब है कि जो अंडाशय होती है, ओवरी, ओवरी में अंडाणु बनते हैं, और यही अंडाणु जो है क्या करते हैं, अंडवाहिनी की फालोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में आकर के शुक्राणु का इंतजार करते हैं। जब शुक्राणु को नहीं पाते हैं ना, तो क्या होते हैं, एक दूषित ब्लड बना लेते हैं। ठीक, और जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, इसकी झिल्ली, यानी कि जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी दूषित ब्लड बन जाती है, और यही ब्लड जो है स्त्रियों की वेजाइना से क्या करती है, शरीर, स्त्रियों की वेजाइना से स्रावित होती है। यह चक्र जो होता है आर्तव चक्र कहलाता है, अथवा इसी को मासिक धर्म कहा जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है, माहवारी, पीरियड, ये सब कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए भैया, अब होता क्या है कि मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। इस तरह से हेडिंग बना देंगे, मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं। तो पहला क्रम प्रसारी अवस्था, इसमें होता क्या है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, भाई सीधा सीधा एफएसएच पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो जो है जो अंडाणु की पुटिकाएं होती हैं, इस पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित कर देता है। ठीक, और यह अवस्था जो होती है 1 से लेकर के 12 दिनों की होती है। इस तरह से लिख देंगे हमारे प्यारे बच्चों। ठीक, इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे, भाई ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, कन्फर्म है कि पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। फिर मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं में क्रम प्रसारी अवस्था, हेडिंग बना करके इतना लिख देंगे। ठीक, दूसरा जो है क्या होता है, स्रावित अवस्था। अब स्रावित अवस्था में क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं, इसकी जो कार्पस ल्यूटियम होती है, ये प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्रावण करता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को अधिक से अधिक स्रावित करता है, और यह अवस्था जो है क्या होती है, 12 से 14 दिन की अवस्था होती है। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखें भैया, अगला मिल जाता है मासिक अवस्था। ठीक, तो यह अवस्था जो होती है क्या होता है, अभी हम बताए आपको कि जब अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और अंडाणु से शुक्राणु जब नहीं मिल पाते, यानी कि निषेचन नहीं हो पाता है, यानी कि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, तो अंडाणु का जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी आ जाती है। यानी कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम जो है नष्ट हो जाता है। जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा, तो यही अंडाणु जो है दूषित ब्लड बना लेता है, और साथ साथ जो है जो यूट्रस, यानी कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम,
क्या करती है, ये टूटना शुरू कर देती है। इसके टूट करके रुधिर का स्राव करती है, यानी कि ब्लड के रूप में टूटती है, ठीक। और यही स्राव ही जो है क्या होता है भैया, आर्तव चक्र यानी कि मासिक अवस्था कहलाता है, ठीक। और यह स्राव जो है लगभग स्त्रियों में 5 दिन तक चलता है। तो इस तरह से भैया हमारे प्यारे बच्चों, इस तरह से ऐसे लिख देंगे, आपको इतना लिख देना है, ठीक। अब अगला प्रश्न इसी में है कि आर्तव चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो सीधा नीचे लिख देंगे कि मासिक चक्र में जो है क्या होता है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन जो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं ये आर्तव चक्र को प्रेरित करते हैं, आर्तव चक्र को अथवा नियंत्रित करते हैं, यानी कि आर्तव चक्र इन्हीं हार्मोन की वजह से नियंत्रित होता है। क्लियर हो गया। चलिए भैया, है ना आसान, सबसे सरल है, आसान है। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो ये जो है लगभग 3 नंबर में यानी कि 3 मार्क यानी कि 3 अंक के प्रश्न जो है होते हैं भैया हमारे प्यारे बच्चों। इस तरह से इसको जो है नोट कर लीजिए अथवा इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, तो चलिए मिटाएं इसको, चलिए देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए भैया अगला प्रश्न आपका है, निषेचन क्या है, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। देखेंगे बहुत छोटा सा प्रश्न है, अब सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन हाँ भैया इतना कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है जानते हैं, निषेचन क्या है, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो देखेंगे पहले एक यहां पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो क्या होता भैया कुछ इस तरह से, जैसे ऐसे, अरे क्लियर है, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे, ऐसे। इस तरह से ऐसे फिगर ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा इसको यहां पर लिख देते हैं, चलिए ठीक। इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसे लाएंगे, थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इस तरह से क्या हो गया भैया, देखेंगे तो ये क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। ये मादा जनन तंत्र है ना। चलिए ये क्या भैया, मादा जनन तंत्र है। कुछ इसको ऐसे कर देते हैं। ये क्या है भैया, वेजाइना यानी कि योनि है। और देखेंगे तो इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलेंगे भैया, झालर। और इस पोर्शन को बोलते हैं तुम्बिका, तुम्बिका बोला जाता है। और यह होता है संकीर्णन पथ, संकीर्णन, इस तरह से यह संकीर्णन पथ होता है भैया। और पूरी संरचना जो है फैलोपियन नलिका कहलाती है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इधर भी सब ना, ठीक। और क्या होता भैया,
ये क्या है? गर्भाशय होता है, गर्भाशय। ठीक, और क्या होता है इस देखेंगे तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। यहां पर इसको बोलते हैं गर्भाशय की आंतरिक दीवार। ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है ऐसे। इस गर्भाशय की आंतरिक दीवार को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इस तरह से। और गर्भाशय की बाह्य दीवार को, ये बाह्य दीवार है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। अब इस तरह से फिगर ड्रा कर लेंगे। ठीक, अब प्रश्न आपका क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पहले इस तरह से ऐसे डायग्राम ड्रा कर लेंगे, फिगर ड्रा कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे अगुणित नर शुक्राणु यानी कि नर युग्मक। तो सिंपल सी बात है भैया, क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं नर मानव से मिलते हैं, तो नर मानव में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया से मिलता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से जो शुक्राणु मिलेगा अगुणित होगा। क्लियर हो गया? यानी कि अगर यहां पर जो है नर युग्मक लिखा जाए, नर युग्मक का मतलब भैया शुक्राणु, ये क्या होगा? स्मॉलियन हेप्लॉइड होगा। और अगुणित मादा अंडाणु, चलिए भैया यहां पर लिखेंगे मादा युग्मक ऐसे, ये भी क्या होगा? अगुणित होगा। ठीक, दोनों के संयोग को निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये दोनों मिलेंगे भैया ना, तो यहां पर जो है 2n हो जाएगा। यहां पर दिखाई दे रहा है, देखेंगे, दिख रहा है? चलिए, यन और यन मिला 2n बन गया। इस तरह से अब इसको बोलते हैं भैया ना, इसको युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। अब यही युग्मनज बनना भैया। ठीक, इसी युग्मनज के बनने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि इस फिगर में देखेंगे तो यह फिगर जो है फीमेल जनन तंत्र है भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक ना, महिला का मानव मादा जनन तंत्र है। तो मानव मादा जनन तंत्र में जो ये अंडाशय एक जोड़ी पाए जाते हैं, इस अंडाशय में जो है क्या होता है? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। यही जो मादा युग्मक है जिसे अंडाणु कहते हैं, ये अंडाणु जो है इसी अंडाशय में बनता है। इसी तरह से जो नर युग्मक है, नर युग्मक के वृषण में, भाई नर युग्मक को क्या बोलेंगे? शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक के वृषण में बनता है। ठीक, तो यह अगुणित होता है, यह भी अगुणित होता है। तो जो मादा जननांग है, मादा जननांग के अंडाशय में क्या बना? अंडाणु, यानी कि मादा युग्मक बनता है। और यही अंडाणु जो है अंडाशय से जब अंडोत्सर्ग की क्रिया में बाहर निकलता है, तो इस अंडाणु को ये जो है क्या बोलते हैं इसको भैया? गर्भाशय की फैलोपियन नलिका बोलते हैं अथवा अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन नलिका का जो ये वाला पोर्शन, नीचे का ये पोर्शन होता है, इसको पिंबरी यानी कि झालर बोलते हैं। इसमें बहुत छोटा छिद्र होता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं ना, तो इस अंडाणु को यह झालर अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। और यही अंडाणु जो है क्या करता है? फैलोपियन नलिका के इसी तुम्बिका में जाकर के शुक्राणु का इंतजार करता है। भैया किसका इंतजार करेगा? शुक्राणु का। एक अंडाणु कहां चला गया? तुम्बिका में चला गया। ठीक, और किसका इंतजार करेगा? शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का इंतजार करता है। अब नर युग्मक आएगा कैसे? नर युग्मक जो होता है यानी कि शुक्राणु, इस फीमेल की वेजाइना में पेनिस के द्वारा, नर जननांग के शिश्न के द्वारा शुक्राणु जो है इसकी वेजाइना में स्खलित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और शुक्राणु जो है क्या करता है? वेजाइना से यूट्रस गर्भाशय में, इस तरह से गर्भाशय में, और गर्भाशय से होते हुए जो है शुक्राणु जो है सीधा अंडवाहिनी नलिका के यानी कि फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है। और जो है अंडाणु के साथ शुक्राणु जो है इस तरह से मिल जाता है। दोनों मिल जाते हैं, मिल गए ना? नर शुक्राणु जो है जो अगुणित हैं और मादा अंडाणु जो अगुणित होते हैं, दोनों का संयोग जो है इसी फैलोपियन नलिका में हो जाता है। यह क्रिया जो है निषेचन कहलाती है। ठीक, अब क्या मिला?
भाई निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज बनते हैं, यानी कि जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर एक नई संरचना बन जाएगी, द्विगुणित संरचना बन जाती है, इसे युग्मनज कहा जाता है। यही युग्मनज जो है धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा विकसित होकर के बड़े होकर के क्या करते हैं भैया, गर्भाशय में आ जाते हैं, जिसे भ्रूण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको फीटस बोलते हैं, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भाई जब जन्म ले लेगा तो उसको शिशु बोलेंगे, बेबी बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। इस तरह से होता है। ठीक, क्लियर हो गया निषेचन, ठीक ना। अब बात आती है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ हुई भैया, निषेचन की क्रिया जो है गर्भाशय के फालोपियन नलिका में ही तो हुई ना। बस सीधा लिख देंगे कि स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया फालोपियन नलिका में संपन्न होती है। स्पष्ट हो गया। देखो भैया, है तो बहुत सरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों, इस टाइप का अगर प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप इतना लिख करके हो सके तो फिगर भी बना दीजिएगा। ठीक, इस तरह से चित्र बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अंतर रोपण किसे कहते हैं। भाई अंतर का मतलब होता है अंदर, रोपण का मतलब होता है रोपित हो जाना। सीधा सीधा निषेचन की क्रिया में जो युग्मनज जो है बने होते हैं, निषेचन की क्रिया में जो युग्मनज जो है कहाँ बने होते हैं, फैलोपियन नलिका के तुम्बिका में युग्मनज बना ना। ठीक, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से क्या बना, युग्मनज बना। यही युग्मनज जो है चला आता है कहाँ जानते हैं भैया, यही युग्मनज चला आता है गर्भाशय में। कहाँ चला आएगा, गर्भाशय में। जब गर्भाशय में आता है ना तो इसको भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण। और यह गर्भाशय की दीवार से लग जाता है। भ्रूण जो होता है इस तरह से गर्भाशय की दीवार से लग जाता है, और गर्भाशय की अंत दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये सब एंडोमेट्रियम है, ये भी एंडोमेट्रियम, ये भी एंडोमेट्रियम होता है। तो कहने का मतलब है कि क्या होता है भैया, निषेचन की क्रिया में नर और मादा युग्मकों के, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के निषेचन की क्रिया से जो है कहाँ, यूट्रस के गर्भाशय के फालोपियन नलिका में बना जो युग्मनज होता है, यही युग्मनज जो है गर्भाशय में आकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियम से रोपित हो जाता है। यह क्रिया जो है क्या कहलाती है, अंतर रोपण कहलाती है। ठीक, देखेंगे भ्रूण का गर्भाशय की अंत दीवार पर, भाई जब तक यहां था फैलोपियन नलिका में था उसको युग्मनज बोला गया, फैलोपियन नलिका से जब गर्भाशय में आ गया तो भ्रूण बोला गया, और यह भ्रूण जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो गया भैया, युग्मनज थोड़ा सा बड़ा हो गया, भ्रूण बोला गया। और यही भ्रूण जो है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की दीवार से, अंत दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार से क्या होता है, स्थापित हो जाता है। यह क्रिया हमारे प्यारे बच्चों अंतरोपण कहलाती है। ठीक, जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा ना तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है, ऐसे चारों तरफ से घेर लेंगी। ठीक, और यही क्रिया जो है अंतरोपण कहलाती है। देखेंगे इस तरह से, और अंडा जो है, जो भ्रूण होता है वह ऐसे घिर जाता है। ठीक, देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। तो इस तरह से डायग्राम ड्रा कर लेंगे, इसके लिए भी डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे फिगर, और इसके लिए जिसके पहले जो बताया गया उस तरह से बना लेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन जितना सिंपल है उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए भैया अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न आपका है, अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, क्या जानना है इसमें, अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो देखेंगे थोड़ा सा इस फिगर से समझेंगे। अभी हम आपको इस फिगर को समझाए भी थे ना, तो क्या मिलेगा, देखेंगे यह क्या है, मादा जनन तंत्र है। अब भाई इस मादा जनन तंत्र है तो मादा जनन तंत्र के अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, और यही अंडाणु जो है क्या करता है, जब अंडाशय की दीवार जो है मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाता है हमारे प्यारे बच्चों, तो अंडाशय की दीवार जो है फट जाती है,
और अंडाणु जो है बाहर निकलता है। क्लियर हो रहा है भाई? जब अंडाणु बाहर निकलेगा तो यह जो होती है गर्भाशय की अंडवाहिनी होती है, यानी कि फालोपियन नलिका होती है। और इस फालोपियन नलिका के इस पोर्शन को बोलते हैं भैया झालर, यानी कि फिम्बरी कहा जाता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं तो यह अंडाणु जो होता है, इस अंडाणु को एक झालर में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है, झालर अपनी तरफ अंडाणु को खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है। और यही अंडाणु जो है इस फालोपियन नलिका के इस तुम्बिका वाले भाग में अंडाणु चला जाता है, यहां तक चला आता है। ठीक हमारे प्यारे बच्चों, इधर जो है अंडाणु आ गया। और दूसरी तरफ जो है क्या होता है कि जो नर मानव होते हैं, नर मानव के वृषण से जो शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु जो है क्या होते हैं, नर मानव के पेनिस से यानी कि शिश्न से फीमेल के इस वेजाइना में यानी कि यौन में स्खलित करा दिया जाता है। शिश्न के द्वारा इस मादा मानव के यौन में शुक्राणु स्खलित होता है। और यही शुक्राणु जो है इस यौन से सीधा जो है गर्भाशय, इस तरह से गर्भाशय से होते हुए सीधा क्या करता भैया, फालोपियन नलिका में पहुंचता है और अंडाणु के साथ निषेचित हो जाता है, मिल जाता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। अभी हम आपको समझाएं। और इस निषेचन की क्रिया में क्या होता है, दोनों के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक नई संरचना बनती से युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक, जो द्विगुणित होता है। अभी हम आपको इसके पहले वाले प्रश्न में समझाए। अब यही जो युग्मनज बना, यह युग्मनज जो है क्या होता है, इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। और यही युग्मनज जो होता है इस गर्भाशय में आ जाता है। इसको गर्भाशय बोलते हैं ना, इस गर्भाशय में युग्मनज आता है तो इसको भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। भाई युग्मनज में समसूत्री विभाजन चला और यह जो है गर्भाशय में आता है तो इसको क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो। अब जब गर्भाशय में आएगा यह एम्ब्रियो तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, इधर एंडोमेट्रियम, सब एंडोमेट्रियम है, तो गर्भाशय की जो अंतर दीवार होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जो है क्या करता है, ये भ्रूण जो है कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ जाता है। ठीक, जिससे जो है रोपित हो जाता है, जिसे अंतःरोपण कहते हैं। अभी आप समझे, यहां तक आप क्लियर समझ गए। अब गर्भाशय का एंडोमेट्रियम क्या करता है, इस अंडाणु को अपनी चारों तरफ जो है इसको घेर लेता है। ऐसे गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो होता है, यानी कि सॉरी भैया भ्रूण बोलेंगे, अंडाणु नहीं बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। इस भ्रूण को जो है चारों तरफ से एंडोमेट्रियम क्या करता है, घेर लेता है। ठीक, इस तरह से ऐसे घेर लेगा। तो जो गर्भाशय है, सॉरी भैया, जो भ्रूण है, जब जो है भ्रूण क्या करता है, एंडोमेट्रियम की दीवार से घिर जाता है तो भ्रूण के बाह्य स्तर पर जो है एक जो है क्या होता है, यानी कि भ्रूण के बाह्य भाग पर एक अस्तर बन जाता है। भ्रूण के बाह्य भाग पर एक अस्तर बनता है। इस अस्तर को जो है क्या बोलते हैं जानते हैं, कोरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोन बोलते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे कोरियोन, थोड़ा इसको ऐसे लिखा जाता है, कोरियोन बोला जाता है, इस तरह से। ठीक, जो बना भ्रूण है जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से क्या करता है, रोपित होता है, तो अब क्रिया जो है अंतर्रोपण कहलाती है। और अंतर्रोपण की क्रिया में गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेता है। जब भ्रूण जो है एंडोमेट्रियम से चारों तरफ से घिर जाते हैं, देख रहे हैं गिर गया ना, ठीक, तो क्या होता है, भ्रूण अपने बाह्य भाग से एक झिल्ली नुमा संरचना बनाता है, एक अस्तर बनाता है जिसे कोरियोन कहा जाता है। ठीक, अब यही कोरियोन जो होता है देखेंगे, इसी कोरियोन से अंगुली के आकार की, देखेंगे भैया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है संरचना विकसित होती है। ऐसे संरचना विकसित हो जाती है, बन जाती है। इसी कोरियोन से अंगुली के आकार की ऐसी संरचना बनती है। ऐसे पूरा ऐसे संरचना बन जाती है, चारों तरफ ऐसे संरचना बन जाती है, पूरा ऐसे। ठीक, सब जगह ऐसे इस तरह से ऐसे संरचना बन जाती है। इसी को बोला जाता है कोरियोनिक विलाई, यानी कि यहां पर लिख देते हैं, चलिए इसको क्या बोलेंगे, कोरियोनिक, कोरियोनिक
विलाई बोला जाता है भैया। अब यही कोरियोनिक विलाई क्या करता है, एंडोमेट्रियम की में धंसता है। भाई जब कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम में धंसेगा, चुभेगा, तो एंडोमेट्रियम का आकार भी इसी के आकार जैसा हो जाता है। ऐसे एंडोमेट्रियम का आकार भी ऐसे बन जाता है, देखेंगे इस तरह से। जैसे भैया क्या होता है ना कि ताले में जब चाबी को लगाते हैं तो जिस तरह से चाबी का खांचा होता है उसी तरह से ताले के अंदर भी खांचा रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। जब ये कोरियोनिक विलाई जो है एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय के अंतर दीवार एंडोमेट्रियम में धंसेगी तो एंडोमेट्रियम में भी इसी तरह की संरचना बन जाती है, जिसे एंडोमेट्रियम विलाई कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, एंडोमेट्रियम विलाई कहेंगे। यहां लिख देते हैं हम एंडोमेट्रियम विलाई कहा जाता है। अब भैया यहां पर समझने की बात है कि कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम विलाई दोनों ऐसे जुड़ गए। अब दोनों के जुड़ने का जो स्थान है, बीच का जो स्थान होता है, कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम विलाई के बीच का जो स्थान होता है ना भैया, वही अपरा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक, अपरा कहलाता है, प्लेसेंटा। देखेंगे यहां पर वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषक पदार्थ पहुंचता है। थोड़ा सा समझेंगे। अब क्या हुआ, हम बताएं कि कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम विलाई के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है। अब होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम विलाई है ना भैया, यानी कि गर्भाशय की अंतः दीवार, इसमें जो है माता की रुधिर वाहिनी आई होती है, रक्त वाहिनी आई होती है, धमनी और शिरा आई होती है। तो धमनी में होता है शुद्ध रक्त और उस शुद्ध रक्त में जो है उपस्थित पोषक पदार्थ होते हैं। तो जो कोरियोनिक विलाई है एंडोमेट्रियम विलाई में जो है ऐसे धंस जाती है और एंडोमेट्रियम विलाई में क्या आई होती है, धमनी आई होती है और उस धमनी में होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को यही कोरियोनिक विलाई जो है एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। ठीक, जब अवशोषित करेगी तो वह जो है शुद्ध रक्त से जो है क्या होगा, पोषक पदार्थ जो है अवशोषित हो जाता है और अपरा के थ्रू जो है क्या होता है, एक नाल के आकार की संरचना निकलती है। ऐसे एक नली के आकार की संरचना निकलती है भैया, जिसे नाभिनाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नाभिनाल कहा जाता है। इसको नाभिनाल कहते हैं। चलिए क्या बोलेंगे, नाभिनाल कहा जाता है। अब इसी नाभिनाल से भ्रूण जो है लगा होता है, कुछ इस तरह से ऐसे जो है भ्रूण लगा होगा, नाभिनाल से ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि अपरा कोरियोनिक विलाई के द्वारा एंडोमेट्रियम विलाई के जो धमनी अथवा सिरा जो रुधिर वाहिनी है, उस रुधिर वाहिनी से कोरियोनिक विलाई जो है क्या करती है, पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और वह पोषक पदार्थ अपरा से होते हुए नाभिनाल में आता है भैया और नाभिनाल से भोजन जो है पोषक पदार्थ भ्रूण को आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है जो अपरा होती है, यहां पर लिखा है ना कि भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषक पदार्थ पहुंचाता है, यानी कि माता के ब्लड से क्या करता है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। अपरा जो है क्या करता है, माता के रक्त से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है और नाभिनाल में भेज देता है और नाभिनाल के थ्रू वह पोषक पदार्थ भ्रूण में पहुंच जाते हैं भैया। ये क्या है, भ्रूण होता है, इसको भ्रूण बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्लियर हो गया, बस यही है भैया। सिंपल है ना, सरल है, लेकिन जितना सिंपल है भैया उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, क्या मिला, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषक पदार्थ पहुंचता है। ठीक भैया, हम बताए ना एंडोमेट्रियम विलाई में रुधिर वाहिनी आई होती है और एंडोमेट्रियम विलाई से कोरियोनिक विलाई ऐसे जुड़ जाती है। एंडोमेट्रियम विलाई और कोरियोनिक विलाई के बीच का स्थान अपरा कहलाता है। तो कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम की विलाई से जब ऐसे जुड़ी रहेगी तो कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम की विलाई में जो धमनी होती है, जो रुधिर वाहिनी होती है, उस रुधिर वाहिनी से पोषक पदार्थ को अवशोषित करती है और अपरा को दे देती है। भाई अपरा बीच में रहता, अपरा ले लेता है और अपरा उसी पोषक पदार्थ को क्या करता है, नाभिनाल में भेज देता है और नाभिनाल से वह पोषक पदार्थ भ्रूण में आ जाता है।
ठीक, क्लियर है भैया? चलिए, समझ में आ गया इतना? तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा भैया अपरा क्या है तो और इसके मुख्य कार्य लिखिए, तो इतना आप लिख देंगे सीधा सीधा। और अगर थोड़ा सा इसको विस्तार भी करना चाहेंगे तो इस तरह से फिगर बना देंगे भैया, डायग्राम ड्रा कर देंगे, अथवा इसकी परिभाषा एक लाइन में भी लिख सकते हैं। क्या? कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम विलाई के बीच का स्थान जो होता है अपरा कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी में अगला क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं भैया? तो अपरा का मुख्य कार्य जो है निम्न मिल जाता है, देखेंगे अपरा के द्वारा क्या हुआ है, देखेंगे तो इसके द्वारा भ्रूण को पोषक एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अभी आप यहाँ पर देखें ना कि अपरा के द्वारा पोषक पदार्थ भी आता है और जो है भाई रुधिर है तो रुधिर से ऑक्सीजन भी भ्रूण को मिल जाता है। ठीक, आगे क्या मिलता है, इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचता है। ये क्या होता है जानते हैं? जैसे क्या है, एंडोमेट्रियम विलाई में अगर धमनी आई है रुधिर वाहिनी तो सिरा भी आई होगी भैया, ठीक ना, धमनी और सिरा दोनों आई होगी। तो क्या होता है कि जो अपरा होती है, अपरा क्या करती है, उत्सर्जित पदार्थ को, जो भ्रूण का उत्सर्जित पदार्थ रहता है, नाइट्रोजनी पदार्थ रहता है, इस नाइट्रोजनी पदार्थ को अपरा जो है क्या करती है, एंडोमेट्रियम विलाई में यानी कि रुधिर वाहिनी में भेज देती है। ठीक भाई, एक बार तो क्या की है, अपरा जो है क्या करती है, रुधिर वाहिनी से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ को पहुंचाती है भ्रूण में, और दूसरी तरफ जो है अपरा क्या करती है, भ्रूण का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, इसी विषाक्त पदार्थ को रुधिर में, मां के रुधिर में भेज देता है। ठीक, एक काम, दूसरा काम मिल जाता है इस तरह से। ठीक, अगला क्या होता भैया कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं भैया। सीधी सीधी बात है कि अपरा द्वारा जो भाई अपरा के द्वारा कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जैसे देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड होता है भैया, क्या होता है एमनियोन, यहां पर देखेंगे ना कि भ्रूण के सुरक्षा के लिए एक जो है झिल्ली नुमा संरचना ऐसे बन जाती है जिसे एमनियोन बोला जाता है, और इसी एमनियोन में होता है तरल द्रव्य जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से जो है क्या होता है, गर्भावस्था बना रहता है, यानी कि ये भ्रूण सूखता नहीं है, भ्रूण नष्ट नहीं होता, भ्रूण सूखने नहीं पाता है। तो जो एमनियोटिक द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वह एमनियोन में भरा रहता है और भ्रूण को जो है पोषक, भ्रूण को तरोताजा बनाए रखता है, जिसकी वजह से भ्रूण जो है सूखने नहीं पाता है। यही चीज है भैया। तो अपरा के द्वारा ये स्रावित होता है, एमनियोटिक द्रव जो है अपरा के द्वारा बन के आता है। तो अपरा द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं इस गर्भावस्था को बनाए रखते हैं, यानी कि भ्रूण को सूखने से बचाते हैं, और साथ ही साथ शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। जब यही भ्रूण जो है क्या करता है, शिशु के रूप में जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ जो है अपरा के द्वारा स्रावित होने वाले अनेकों प्रकार के हार्मोन होते हैं जो प्रसव की क्रिया में प्रसव पीड़ा को खत्म करते हैं, अथवा प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करते हैं, जो ताकि प्रसव की क्रिया भी अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार अपरा के भैया क्या मिल गए, अपरा क्या है, अपरा मिल गया और अपरा के प्रमुख कार्य मिल जाते हैं। ठीक, तो भैया जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और हर वर्ष पूछा जाता है, पूछा जाएगा ये, क्लियर। चलिए भैया, बस आज के वीडियो में इतना ही हमारे प्यारे बच्चों। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो भैया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही पूरी रात जाग करके बहुत मेहनत करते हैं। ठीक, तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।